हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? यानी जो क्लियरेंस होती है फॉरेस्ट की वो क्यों हो रही है? फॉर टिम्बर, फूड, ओवर ग्रेजिंग, इस तरह जो फैक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। या आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यानी इज अ फुल और लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ अ फॉरेस्ट और एरिया ऑफ ट्रीज। जहाँ फॉरेस्ट को रिमूव करना या जहाँ पे ट्रीज की डाइवर्सिटी है उसको रिमूव करना, क्यों? इन ऑर्डर टू क्लियर लैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन अपनी डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट को बैरन लैंड में कन्वर्ट कर रहा है, इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। या इट इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्टेड लैंड। ये आप पिक में देख सकते हैं कि कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो शो की हुई है। यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा फॉरेस्ट है, ये कंपैरिजन है, और आफ्टर कटिंग ऑफ ट्री एक बैरन लैंड बन गई है। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है? आप ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से उस एरिया को जो है हाउसिंग सोसाइटी के लिए यूज किया जा रहा है, तो इस टर्म को हम डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। अब डिफॉरेस्टेशन की काजेज क्या है? काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर इतनी रैपिडली जो है कटिंग हो रही है ट्रीज की, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, काजेज क्या हो सकती है? यानी रैपिड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो पॉपुलेशन की डिमांड ऑफ रिसोर्सेज भी ज्यादा हो रहे हैं, उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी जो इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए, खाने के लिए जो है उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और फिर एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी हम फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा वुड रिक्वायरमेंट्स के लिए, वुड हाउस बनाने के लिए, ये पेपर बनाने के लिए, यानी डिफरेंट टाइप जो है ना यूजेस, फॉरेस्ट जो है ना वो कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की इन पर्पस के लिए। तो उसके बाद वो जो सॉइल है वो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, लॉगिंग के लिए ये जो लकड़ी हासिल की जा रही है, या फिर अर्बनाइजेशन जो है, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन लैंड को जो है वो यूज किया जा रहा है फॉर हाउस स्कीम। डेजर्टिफिकेशन है कि इलाकों को सहरा में कन्वर्ट किया जा रहा है। माइनिंग है, यानी वह जहाँ पे फॉरेस्ट है वहां पे ये है कि मे बी वहां पे जो है वो प्रीशियस जो मिनरल्स है उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए माइनिंग की जा रही है। इस तरह भी जो है डिफोरेस्टेशन हो रही है। या नेचुरली कोई डिजास्टर आ गया, फायर, फॉरेस्ट पे फायर जो है वो लग गई है, तो उस वजह से भी ये सारे जो कॉजेज है ना, ये लीड कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन को। अब डिफोरेस्टेशन हो रही है तो उसका उसका इफेक्ट्स क्या है? ऑब्वियसली बैड इम्पैक्ट्स ही होंगे, उसके बैड इफेक्ट्स ही होंगे। क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रीज ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ट्रीज जो है ये क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं ना। तो इस तरह अगर ट्रीज कम है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ड्राउट यानी खुश्क साली हो सकती है। फिर इस तरह रेनफॉल जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। इस तरह अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो एनिमल जो है उनकी हेल्थ भी खराब होगी, एनिमल की डेथ होती जाएगी। इस तरह कुछ स्पीशीज इंडेंजर्ड हो रही हैं और कुछ तो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा वेजिटेशन जो बाकी हर्बेशियस और श्रब्स वगैरह प्लांट्स हैं उनकी तादाद कम होती जाएगी। इस तरह अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे। ये इफेक्ट्स हैं डिफोरेस्टेशन के। फिर एक टर्म है आपकी बुक में, इवन टू है, एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन का जो ऑपोजिट वर्ड यूज हो रहा है वो एफोरेस्टेशन है। डिफोरेस्टेशन में तो ट्रीज की कटिंग होती है, एफोरेस्टेशन में हम ट्रीज को दोबारा ग्रो करवाते हैं। यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ establishing फॉरेस्ट इन एरिया दैट हैव नेवर बीन फॉरेस्टेड। यानी अब हम क्या करते हैं कि वहाँ दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ट्रीज लगाना शुरू कर दिए वहां पे जहाँ पे पहले फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, बिल्कुल न्यू प्लेस है। और वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि शजरकारी कर रहे हैं, ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं, ताकि इस जो लॉस को ना कंपनसेट किया जा सके। ऑन दी अदर हैंड रिफोरेस्टेशन का मतलब ये है कि वो एरिया जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे, एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम उसको दोबारा रिप्लेनिश कर रहे हैं, रिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। री जो है ना ट्रिम कर रहे हैं, इसको रिफोरेस्टेशन बोलेंगे। तो रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन दोनों तरह से हम जो डिफोरेस्टेशन को है ना कंपनसेट कर सकते हैं।
हम ट्री प्लांटिंग करके जो है इन सब फैक्टर्स पे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, और इस तरह पोल्यूशन कम हो जाएगी, एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, रिसोर्सेज ऑफ फूड बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन में मेन डिफरेंस, दोनों में ही ट्री प्लांटिंग है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एफोरेस्टेशन यानी कुछ लैंड्स है वहां पे फॉरेस्ट था ही नहीं, लेकिन हम वहां पे प्लांटिंग करना चाह रहे हैं, वो एफोरेस्टेशन है। लेकिन जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म हो चुके हैं, हम उस प्लेस को, उस जगह को दोबारा जो है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो रिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। सो आप लोगों को डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन तीनों टर्म्स में जो है ना डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस तरह सिग्निफिकेंट रखते हैं, क्या इसके अहमियत है। अब फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या करते हैं हमें, टिम्बर यानी लकड़ी है, फायरवुड है, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी जो है हम यहाँ से हासिल करते हैं, बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट से हम मेडिसिन ले रहे हैं, इवन अदर अदर जो ट्रीज प्लांट्स है वहां से भी हम ये हासिल कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम फॉरेस्ट से ले रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक मिनट, लेट मी चेक इट। हाँ जी, नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट और क्लाइमेट का क्या आपस में रिलेशन है। अब जो क्लाइमेट है वो फॉरेस्ट पे किस पर डिपेंड करता है, या फॉरेस्ट क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, क्या दोनों एक दूसरे को किस तरह इंटरलेट कर रहे हैं। अब क्लाइमेट में अगर रेनफॉल हो रही है, तो रेनफॉल मतलब जब होती है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है फॉर ट्रीज फॉर प्लांट्स, और फिर वो ट्रांसपायरेशन करते हैं, और ट्रांसपायरेशन प्लांट्स को क्या करते हैं, कूल रखते हैं ना, उसको ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस सॉरी। तो एनवायरनमेंट कूल रहते हैं, ह्यूमिड रहते हैं। अगर फॉरेस्ट हम रिमूव करते जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सोर्स ऑफ रेन जो है वो रिमूव होता जाएगा, और क्लाइमेट जो है वो बैडली जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है। अब जितना ज्यादा फॉरेस्ट है हम उसको कंजर्व करके रखेंगे, तो इस तरह डिफरेंट वराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी मेंटेन रहेगी। बायोडाइवर्सिटी यानी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम, वहां पे उस फॉरेस्ट में फिर बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी होगी, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। अगर फॉरेस्ट खराब, अब फॉरेस्ट ही नहीं रहा, डिफोरेस्टेशन हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी अल्टीमेटली जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ओजोन डिप्लीशन। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो ओजोन डिप्लीशन वाला टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हमें ओजोन लेयर का पता होना चाहिए। ओजोन लेयर है क्या, O3 ओजोन, O3 फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, किस लेयर में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, लिथोस्फियर है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर में एग्जिस्ट करती है, ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ओजोन फॉर्मेशन होती है, वहां पे ये ओजोन लेयर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ, हम अगर अर्थ से अबव देखें तो 10 to 50 किलोमीटर तक ये जो है ना, ये 10 to 50 किलोमीटर अबव जाए तो ये शुरू होती है ओजोन लेयर। और ये जो गैस है O3 फॉर्म में है, यानी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और हाईली पॉइजनस गैस है। तो अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसके साथ कोई फ्री ऑक्सीजन एटम आके जब कंबाइन करता है विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, तो सॉरी, जब O2 तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, फिर वहां पे एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है तो O3 मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन साथ साथ ओजोन डिप्लीशन भी हो रही है, उसकी रीजंस क्या है वो हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे ये है कि इसका फंक्शन क्या, अगर ये ओजोन लेयर है, कहाँ पे बन रही है, किस तरह बन रही है, तो ये एग्जिस्ट करती है, इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट्स ये है कि सन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ रही होती है, ओजोन लेयर जो है उसको फिल्टर करती है, ठीक है, उन जो यूवी लाइट की रेडिएशंस को फिल्टर करती है, डायरेक्ट अर्थ पे आने नहीं देती। लेकिन अब इसकी कुछ कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन भी है, कि ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रही है, ओजोन क्यों डिप्लीट हो रही है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं। अब तो आपकी बुक में ये सारे फैक्टर लिखे भी हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात जो एयर पोल्यूशन हो रही है, और एयर पोल्यूशन डे बाय डे जो है वो बढ़ रही है। स्पेशली जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं अपने होम्स, ऑफिस में, व्हीकल में, ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, उसमें जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है,
वो क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है, एयर कंडीशनर से निकल के जब एटमॉस्फेयर में जाती है वो ओजोन लेयर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, ओजोन लेयर की थिकनेस को कम कर रही है, उसे थिन बना रही है, उसमें होल क्रिएट कर रही है। तो अगर उसमें होल क्रिएट हो जाएंगे तो जो यूवी लाइट है अब वो जो है उन होल से डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएगी, यानी वो यूवी लाइट्स आर एबल टू रीच अर्थ। तो जो ओजोन लेयर है फिर उसमें मतलब यूवी लाइट जो है आके फिर क्या नुकसान पहुंचाती है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। डिफोरेस्टेशन भी इसमें रोल प्ले करी, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में जो बर्निंग हो रही है वो भी है, इसके अलावा रेडिएशन है डिफरेंट टाइप्स की, यानी ये जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस ये सारी जब एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो ओजोन लेयर को थिन करेगी, उसमें होल करेंगी, फिर सन से जो आने वाली यूवी लाइट है वो डायरेक्ट अर्थ पे आ सकती है। तो यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है कि जब मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब वो एनवायरनमेंट से रिलीज होगी, आ कहाँ से रही है, वही रेफ्रिजरेटर से, इंडस्ट्रीज से। तो जब वो क्योंकि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में है, वहां पे स्ट्रेटोस्फियर में जाएगी, वहां पे सनलाइट क्या करेगी, ब्रेकअप कर देगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, और उसमें से क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और जो क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज होता है वो जाके O3 को डिप्लीट करेगा, ठीक है। और जब O3 डिप्लीट होगी तो ऑब्वियसली ओजोन लेयर जो है वो उसकी डिप्लीशन होती जाएगी, उसमें होल्स और वो थिन होती जाएगी, और यूवी लाइट डायरेक्ट क्या है अर्थ पे जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे भी अब अगर ये इस तरह तो ये डिप्लीट हो रही है, जब डिप्लीट हो जाएगी तो फिर इसके इफेक्ट्स क्या हैं। एक तो हमने पढ़ा ना कि यूवी लाइट डायरेक्ट आ रही है, अब यूवी लाइट डायरेक्ट जब अर्थ पे आएगी तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो इफेक्ट होगी, फॉरेस्ट डैमेज होगा, जितने भी ओशन में या एक्वेटिक प्लैंकटन है उनकी तादाद कम होगी, ठीक है। फिश जो फिश हार्वेस्टिंग जो है वो इफेक्ट्स होगी। अगर ह्यूमन डायरेक्ट ह्यूमन पे इम्पैक्ट देखे तो ये यूवी लाइट जो है जब हमारी स्किन पे आके लगेंगी तो वो स्किन में अब उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और स्किन डिजीज हो सकती है। और इसके अलावा आई डिजीज भी हो सकती है, रिडक्शन प्लांट में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इस तरह ओवरऑल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू द ओजोन डिप्लीशन। यहाँ पे एक टर्म थी एनवायरमेंटल बफर्स, ये हमने पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब एनवायरमेंटल बफर्स है क्या, कि एनवायरमेंटल बफर्स क्या है, कि एक रिसर्च टेक्निक है, इसको हम यूज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर एटलीस्ट उसको स्टेबल किया जाए। तो यानी जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट जिस तरह का है कोशिश ये की जा रही है कि वो उसी तरह करे। किस तरह की जा रही है, हम इसमें एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं विद हैवी रेनफॉल। तो ये क्या करते हैं, सडन फ्लड्स नहीं आने देते, सडन ड्राउट्स नहीं होगा, ठीक है। और मतलब उसको कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे मेंशन है कि अगर इस तरह रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट होती जाएगी, डिफोरेस्टेशन होती जाएगी, सॉइल इरोजन होगी, ठीक है, सिल्टिंग होती जाएगी लेक्स में, रिवर में, डैम्स में, तो मतलब सडन अगर फ्लड आ गया है या ड्राउट आ गया है तो ये इफेक्ट हो सकता है। हाँ जी, एक मिनट।